गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन चर्चा करेंगे अपने सिलेबस के बारे में, जो बीकॉम सेकेंड ईयर का पेपर सेकेंड है, कॉस्ट अकाउंटेंसी। अपने सिलेबस है उसको टोटल 5 यूनिट में बांटा गया है। प्रत्येक यूनिट से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा और हर क्वेश्चन में एक वो आपको अल्टरनेटिव क्वेश्चन दिया हुआ मिलेगा। आपके पास ऑप्शन होगा, 2 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन को आपको करना होगा। टोटल मार्क्स अपने 100 होंगे। जो कॉस्ट अकाउंटेंसी है उसके फर्स्ट यूनिट में अपन पढ़ेंगे। जो कॉस्ट अकाउंटेंसी है उसका इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जो कॉस्ट है, कॉस्ट किसे कहते हैं, कॉस्ट सेंटर क्या होगा, कॉस्टिंग क्या होगी, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होगी और कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होगी, कुछ बेसिक्स टर्म्स है, इनके बारे में अपन जानेंगे। उसके बाद में जो कॉस्ट अकाउंटेंसी अपन पढ़ रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है और उसके लिमिटेशन क्या होगी, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग के अपन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट अकाउंटिंग अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो सिस्टम क्या होगा, उसके कॉस्ट अकाउंटिंग के मेथड क्या होंगे, उसकी टेक्निक्स क्या होंगे, इसके बारे में अपन देखेंगे। उसके बाद में जब अपन अकाउंटिंग देखते हैं तो अकाउंटिंग को अपन मेनली 3 प्रकार से डिवाइड करते हैं। पहला होता है अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये बताएं, अब यहाँ पे अपन देखेंगे जो जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब ऑलरेडी अपन कर रहे हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग अपन क्यों कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, ये अपन यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन जो मटेरियल है, जब अपन कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे तो कॉस्ट को क्लासीफाई भी करेंगे। तो कॉस्ट को मेनली अगर एलिमेंट्स के बेसिस पे अपन क्लासीफाई करें तो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड 3 भागों में अपन बांटेंगे। तो इस यूनिट में अपन मटेरियल के बारे में भी पढ़ेंगे। तो मटेरियल को परचेज और स्टोर करने के क्या तरीके हैं, उसको वैल्यूएशन करने के कौन कौन से मेथड, उसको इशू करने के कौन कौन से मेथड और मटेरियल की कॉस्ट को किस प्रकार से अपन कंट्रोल कर सकते हैं और मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए कौन सी टेक्निक्स अपन यूज में ले सकते हैं। जो यूनिट 2 होगी, जैसे ये उसमें क्या होगा, जैसे अभी अपन ने देखा कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में अपन ने 3 एलिमेंट देखे, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। तो यूनिट 2 में अपन लेबर के बारे में पढ़ेंगे और ओवरहेड के बारे में पढ़ेंगे। तो लेबर के बारे में क्या है कि अपन लेबर को किस प्रकार से रिकॉर्ड करें, टाइम बेसिस पे करेंगे। और अगर लेबर का अपन कोई रेमुनरेशन पेमेंट कर रहे हैं तो उसके डिफरेंट मेथड्स है, उन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हाल सेवियर प्लान मेथड, रोवन प्लान मेथड, टेलर मेथड, मेरिक मेथड, ये सभी यहाँ पे अपन रेमुनरेशन मेथड्स और इंसेंटिव प्लान्स में पढ़ेंगे। उसके बाद में अलोकेशन ऑफ लेबर पढ़ेंगे। अगर कोई लेबर है वो डायरेक्ट लेबर नहीं है तो उसको किस प्रकार से डिफरेंट प्रोडक्ट या सर्विस डिपार्टमेंट्स को अपन अलोकेट करेंगे, इसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। अगर कोई आइडल टाइम वेज अपन पेमेंट कर रहे हैं, आइडल टाइम का यहाँ अपन ये देखेंगे वो टाइम जिसमें अपन लेबर का पेमेंट तो कर रहे हैं पर एक्चुअल में लेबर कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा है, तो उसको अपन बोलेंगे आइडल टाइम वेज। तो उस आइडल टाइम वेज एक तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के लिए नुकसान होता है और उस नुकसान को अपन किस प्रकार से अपन एलोकेट करेंगे, किस प्रकार का उसको कॉस्ट अकाउंटिंग में ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बारे में अपन देखेंगे। इसके बाद में सेकेंड यूनिट में अपन पढ़ेंगे ओवरहेड के बारे में कि ओवरहेड एक्चुअल में होता क्या है और ओवरहेड का कलेक्शन का मतलब कई बार ओवरहेड डिफरेंट प्रकार के होते हैं और रेगुलरली अपन पे कर रहे होते हैं, तो उनको एक जगह अपन कलेक्ट करने का मतलब एक जगह लिख के एक पर्टिकुलर अकाउंट में उसको जोड़ लेते हैं। उसके बाद में कलेक्शन के बाद में उस जोड़ने के बाद में उसका क्लासिफिकेशन करेंगे अपन डिफरेंट। जैसे मान लो कि जो ओवरहेड है वो फैक्ट्री ओवरहेड नेचर के कितने हैं, फैक्ट्री में लगने वाले ओवरहेड कितने प्रकार के हैं, और उसके बाद में जो प्रोडक्शन में लगने वाले ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड दोनों एक ही होते हैं। उसके बाद में जो एडमिनिस्ट्रेशन में लगने वाले ओवरहेड कितने प्रकार के हैं और लास्ट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितने प्रकार के हैं, उनको अलग अलग अपन क्लासीफाई करेंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे उसका अलोकेशन, अपोर्शनमेंट, एब्जॉर्प्शन, ये 3 टर्म्स है जो यहाँ पे डिटेल से अपन जब ओवरहेड पढ़ेंगे उस टाइम पे देखेंगे। थर्ड यूनिट में अपन देखेंगे यूनिट कॉस्टिंग
द कॉस्ट शीट स्टेटमेंट एंड कॉस्ट पर यूनिट। जब अपन एक कॉस्ट शीट बनाएंगे एक रो डेटा लेते हुए अपने पास डिफरेंट कॉस्ट के डेटा होंगे, उसमें मटेरियल लेबर ओवरहेड तीनों के डेटा होंगे, उनको एक शीट में रखते हुए अपन कॉस्ट पर यूनिट भी निकालेंगे और उसी शीट को अपन कॉस्ट शीट भी बोलेंगे। उसके बाद में इसी में अपन आगे पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के क्या होगी। जो सर्विस इंडस्ट्री है वो इसमें काम में लेती है, उसको ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का उद्देश्य क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, किस प्रकार से ऑपरेटिंग कॉस्टिंग स्टेटमेंट अपन बनाएंगे। ट्रांसपोर्टेशन और जो पैसेंजर जो ट्रांसपोर्टेशन, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रॉब्लम्स उसके बारे में अपन सोल्व करेंगे। किस प्रकार से एक पैसेंजर का भाड़ा तय करता है एक ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीज़ें अपन में देखेंगे वहाँ पे। 4th यूनिट में अपन देखेंगे जॉब कॉस्टिंग के बारे में और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में डिफरेंट चीज़ें होगी अपन, जैसे कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट भी होता है और किस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निर्धारित होती है, ये भी पढ़ेंगे। एस्केलेशन क्लोज के बारे में भी पढ़ेंगे। अगर महंगाई होती है तो उसमें किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस में अपन चेंज करते हैं। उसके बाद में जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से होगा। जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्ट कोई लंबी अवधि का है, 5-6 साल की अवधि है, तो इस साल में जब अपना ईयर एंड होता है तो जो वर्क आज तक अपन ने बनाया है, कोई मान लो कोई पुल बना रहे हो या सड़क बना रहे हो, तो उस प्रकार से किस प्रकार से उसको मेजर करोगे, हर साल कितना प्रॉफिट उसमें रिकग्नाइज करोगे, ये सब चीज़ें अपन इसमें देखेंगे। उसके बाद में इसी में देखेंगे अपन प्रोसेस कॉस्टिंग देखेंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग अपन देखेंगे कि प्रोसेस कॉस्टिंग एक्चुअल में होती क्या है, इसमें अगर कोई नॉर्मल वेस्टेज होता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, अब नॉर्मल वेस्टेज होता है तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट होता है, जैसे मान लो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में अपन प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र करते हैं, बना के उसमें ट्रांसफ़र करते हैं, तो इस सिचुएशन में जो पहले प्रोसेस का जो आउटपुट होगा दूसरी प्रोसेस का इनपुट बन जाएगा। और अगर इसमें अगर अपना कुछ प्रॉफिट ऐड करते हुए वो प्रोसेस दूसरी प्रोसेस को ट्रांसफ़र करती है तो इसके जो प्रॉफिट को इंटर प्रोसेस प्रॉफिट बोलेंगे और उसका किस प्रकार से अकाउंट्स में एडजस्टमेंट किया जाएगा, ये भी अपन देखेंगे। लास्ट यूनिट अपन देखेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग से रिगार्डिंग। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है और बहुत ही रेलेवेंट और यूनिट भी है जो डे टू डे लाइफ में अपन यूज़ करते रहेंगे। इसमें अपन ये मार्जिनल कॉस्टिंग एक्चुअल में कॉस्टिंग के ऐसे मान लो शोल है, ये मेनली मार्जिनल कॉस्टिंग वहीं के काम में आएगी जहां मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको डिसीजन लेने हैं। विदाउट मार्जिनल कॉस्टिंग कोई भी मैनेजर ऐसे मान लो हैंडीकैप्ड है, दिव्यांग है, वो मार्जिनल कॉस्टिंग का नॉलेज हर एक मैनेजर को होना ज़रूरी है। इसमें अपन कई बार इसको CVP एनालिसिस भी बोल देते हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी नाम से भी जानते हैं, पर मार्जिनल कॉस्ट एक ब्रॉडर टर्म है, CVP एनालिसिस का एक पार्ट होगा जो अपन इसमें पढ़ेंगे। इसमें अपन देखेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, BEP एनालिसिस क्या है। BEP का मतलब यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट से है एंड ब्रेक इवन पॉइंट के किस प्रकार से अपन चार्ट भी पढ़ेंगे, जो आपने जैसे फर्स्ट ईयर में आपने इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे वो यहाँ पे अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे कि इसी में रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जैसे अपन ने अभी भी देखा कि 2 प्रकार के अकाउंटिंग अपन ने देखी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में भी अपन ने फर्स्ट यूनिट थी उसके बारे में बात की, और कॉस्ट अकाउंटिंग, इन दोनों के बीच में डिफरेंस की बात की थी। तो ये डिफरेंस आ रहा है तो इन डिफरेंस को दूर करने के लिए अपन एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उसको अपन बोलेंगे रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो उसको रिकन्सिलेशन करने के वजह क्या है कि ये ऑथेंटिकेट करता है एक अकाउंटिंग से दूसरे अकाउंटिंग को। ये अपने को ये बताता है कि अपन ने जो अकाउंटिंग की उसमें किसी प्रकार की कोई एरर नहीं है। दूसरा, एक मैनेजर को ये भी पता चलता है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस आने का क्या कारण है। तो ये अपन इसमें पढ़ेंगे जो सेकंड पेपर है इसके अंदर। थैंक यू।